हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने क्लोज टेस्ट के पार्ट 4 को पढ़ेंगे। इससे पहले 3 पार्ट्स में हमने क्लोज टेस्ट क्या होता है और वो कौन सी हमारी स्किल के बारे में हमसे पूछता है, और अब जो एग्जाम्स है वो क्लोज टेस्ट पे इतना क्यों ज़्यादा फोर्स देते हैं या फिर क्यों ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। आज हमने ये सब डिस्कस किया और हमने कुछ क्लोज टेस्ट भी डिस्कस किए। तो आज हम अपने उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास है क्लोज 8। अब क्लोज 8 किस बारे में है? सबसे पहले जब भी हम क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे हमें क्या क्लियर होना चाहिए? हमें थीम क्लियर होनी चाहिए किसी भी क्लोज टेस्ट की, कि थीम क्या है, वो हमसे क्या पूछ रहा है। और साथ ही में हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारे क्लोज टेस्ट के अंदर कोई फैक्ट है या फिर कोई जनरल फैक्ट है या फिर किसी डेट के बारे में बात हो रही है, कोई डेट है या फिर कोई इंसिडेंट है उसके बारे में बात हो रही है। तो अब हम अपने क्लोज को पढ़ते हैं। अगला हमारा क्लोज है 8। Although we can the bodies of our solar system a telescope, it is only who can the depth of outer space. It is reported that they have seen galaxies, star taking and black holes. They say that the deeper they look the universe, the more they know the universe originated. यानी ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, ये यूनिवर्स के बारे में बात कर रहा है, यूनिवर्स। और ये हेवनली बॉडीज के बारे में बात कर रहा है। हेवनली बॉडीज का मतलब होता है जो अर्थ से बाहर होता है, हम उसको हेवनली बोलते हैं, हेवनली बॉडीज। तो अब हम इसके आंसर करना शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स 1 है वो क्या कह रहा है। ऑल्दो वी कैन रीच, क्या हम वहां पर जा सकते हैं? ये किसके बारे में बात कर रहा है? वी कैन डैश द बॉडीज ऑफ अवर सोलर सिस्टम। तो हम अपनी सोलर बॉडीज जो सोलर सिस्टम है उनको देखते हैं या उन्हें खोजते हैं या उन्हें रीच करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये वर्ड यूज करें ऑब्जर्व, और फिर उसके बाद हम आगे सेंटेंस पढ़ते हैं, क्योंकि हमेशा हमें सही वर्ड यूज करना है और सही वर्ड यूज करने के बाद हमें आगे वाले सेंटेंसेस को पढ़ना है। तो आगे कौन सा है हमारा? हैवियर, हैवी, हैवियर और हेवनली। तो जो भी हमारे अर्थ की, देखिए जो भी बॉडीज है हमारे सोलर सिस्टम की, क्या वो हैवी बॉडीज हैं या हैवियर बॉडीज हैं? तो वहाँ उनकी वेट की बात कर रहा है या फिर ये बता रहा है कि वो हमारे सोलर सिस्टम में है। तो जब भी हमारे ऐसी बॉडीज होती हैं अर्थ से बाहर होती हैं और उनको हम देखते हैं तो उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन आ गया ऑब्जर्व, और उसके बाद आ जाएगा हमारा हेवनली बॉडीज। हमारा क्या होगा? हेवनली बॉडीज, यानी जो हमारे अर्थ की जो बाहर की बॉडीज हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा वर्ड आ जाएगा हेवनली बॉडीज। अगला, बॉडीज ऑफ अवर सोलर सिस्टम अ टेलीस्कोप। अब बात हो रही है टेलीस्कोप क्या कर सकता है। टेलीस्कोप बाय, थ्रू, विद, एट। तो जब भी आप टेलीस्कोप के किससे देखते हो तो विद टेलीस्कोप। अगर हम टेलीस्कोप की हेल्प से देखें विद द टेलीस्कोप तो हमें क्या मिलेगा? तो हम क्या करते हैं? वी कैन ऑब्जर्व हेवनली बॉडीज ऑफ अवर सोलर सिस्टम विद अ टेलीस्कोप। यानी अगर इसका पूरे सेंटेंस का अगर हमें कंप्लीट सेंस बताना हो तो हम जो हेवनली बॉडीज हैं, यानी मून हो गया, राइट, प्लैनेट्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए और जो दूसरे स्टार्स हैं उन सबको देखते हैं, वो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, उनकी रीडिंग्स देख रहे हैं, उनके बर्ताव को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी ऑब्जर्व करने का मतलब है उनके जो भी हम उनको डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और किसके हेल्प से कर रहे हैं? टेलीस्कोप, विद अ टेलीस्कोप। इट इज ओनली, अब ये इट इज ओनली हु कैन द डेप्थ ऑफ आउटर स्पेस। इट इज ओनली हु कैन द डेप्थ ऑफ आउटर स्पेस, यानी ये क्या है? इट इज ओनली एस्ट्रोनॉमर्स या एस्ट्रोनॉमी या स्टंट या एस्ट्रोलॉजर्स। तो देखिए एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो हम बात करते हैं ज्योतिषी, जिनको हम बोलते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, जो हाथों की रेखाएं पढ़ते हैं, कुंडली पढ़ते हैं, उनको हम एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं। और जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं खगोल वैज्ञानिक। खगोल वैज्ञानिक कौन होते हैं? जो हमारे स्पेस के बारे में और जो अर्थ से बाहर की चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। तो कौन है? इट इज ओनली एस्ट्रोनॉमर्स। अब यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर्स आएगा, उसके लिए ये वर्ड हुआ है हु कैन। वो क्या करते हैं? द डेप्थ ऑफ आउटर सोलर स्पेस। तो एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं? हु कैन व्यू
या ओवरव्यूड या व्यूज या व्यूड। तो एस्ट्रोनॉमर देखिए, जब यहाँ जनरल फैक्ट की बात कर रहे हैं तो ये हम करेंगे कि एस्ट्रोनॉमर्स व्यू करते हैं। क्या व्यू कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमर्स? व्यू कर रहे हैं हमारे डेप्थ ऑफ आउटर स्पेस, यानी आउटर स्पेस की गहराइयों को जाके देखते हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनको ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। तो यानी इट इज ओनली एस्ट्रोनॉमर्स हु कैन व्यू द डेप्थ ऑफ आउटर स्पेस, यानी आउटर स्पेस के बारे में कौन है जो जानकारी इकट्ठा कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? एस्ट्रोनॉमर्स। इट इज रिपोर्टेड दैट दे हैव सीन, दे किसके लिए यूज हुआ है? एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप इजीली यूज कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा ग्रामर बताऊं कैसे आप ग्रामर का हेल्प ले सकते हो। सबसे पहली बात, ग्रामर में जो एस्ट्रोनॉमर है वो हमारा प्लूरल है। प्लूरल है तो व्यूज तो नहीं आएगा। और ओवरव्यूड और व्यूड, सबसे पहले व्यूड पास्ट टेंस की हम इसको हटा देते हैं क्योंकि बात हो रही है फैक्ट की, राइट। तो इसमें पास्ट टेंस नहीं आते, ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा। तो और इसके बाद हमारे पास बचा व्यू। ओवरव्यू नहीं करते हैं, वो व्यू करते हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। शाइन, स्टनिंग और स्टंट और स्टन। अब देखिए ये किसके बारे में बात हो रही है? अगर हम इसको देखें, दे हैव सीन, अब स्टनिंग गैलेक्सीज होगा या स्टन्ड गैलेक्सीज होगा या किस तरीके की गैलेक्सीज होगा या स्टन गैलेक्सीज होगा। तो हम अगर इसमें सही वर्ड यूज करें तो दे हैव सीन स्टनिंग गैलेक्सीज, जो बहुत अद्भुत गैलेक्सीज हैं, जो एकदम चमकदार हैं, रोशनदार हैं। क्योंकि देखिए गैलेक्सीज किससे बनती है? गैलेक्सीज स्टार से बनती हैं। स्टार्स के कलेक्शंस को हम गैलेक्सीज बोलते हैं। तो स्टार्स, और स्टार हमारा हमारा सूरज है, ये स्टार है। सन हमारा स्टार है, वो लाइट इमिट कर रहा है, ऐसी गैलेक्सीज से लाइट आती है, स्टनिंग गैलेक्सीज। तो यहाँ पर सही वर्ड होगा हमारा स्टनिंग गैलेक्सीज। स्टार टेकिंग एंड डैश एंड ब्लैक होल्स। तो यानी अब ये क्या बात कर रहा है? स्टार की बात कर रहा है। स्टार टेकिंग, बॉर्न, बॉर्न, बर्थ। देखिए बर्थ ये तो नहीं होती, ये बर्थ होती है। अगर आप ट्रेन में देखते हैं तो आप अपना बर्थ नंबर देखते हैं, यानी वो सीट देखते हैं जहाँ पर आप बैठते हैं, सोते हैं। तो ये वो बर्थ की बात हो रही है, बॉर्न नहीं होता। स्टार टेकिंग बर्थ, जन्म लेते हैं, स्टार टेकिंग बर्थ। और उसके बाद स्टार क्या कर रहे हैं? स्टार मर रहे हैं, स्टार डाइंग। यानी उस ऑब्जर्व कर रहे हैं हम गैलेक्सीज को कि स्टार पैदा भी हो रहा है और उसके बाद वो मर भी रहा है। एक बहुत प्रोसेस होता है। नेब्यूला, नेब्यूला के बाद हमारे जो स्टार है उसकी लास्ट स्टेज में ब्लैक होल बनता है या फिर वो डार्क स्टार, ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। तो ये हमारा, ये नहीं है, अभी हमें पैसेज पे ध्यान देना, हमें स्टार के बारे में स्टडी नहीं करनी है। अगला आता है हमारा इनटू, एट, थ्रो, ऑन। अब हम देखते हैं हमारा नाइन्थ में क्या है। दे से दैट डीपर दे लुक, अब किसके अंदर लुक कर रहे हैं? डीपर दे लुक इनटू द यूनिवर्स, ऑन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स। तो दे सेड डीपर द लुक किसके अंदर? इनटू द यूनिवर्स, इनटू द यूनिवर्स। इसका सही आंसर होगा इनटू द यूनिवर्स। व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट। तो क्या है? द मोर दे नो, वाई ओरिजिनेट होगा या हाउ, कैसे ओरिजिनेट होगा। जितना ज्यादा वो अंदर डीपर देखेंगे, उसको ज्यादा यूनिवर्स के अंदर जाएंगे, गहराइयों तक जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो अब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप जेएस भी पढ़ोगे तो उसमें बिग बैंग थ्योरी आती है, तो आप पढ़ना बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, वहां से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो अभी हमें इंग्लिश देखना है, तो अभी हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो यहाँ पर आएगा कि हाउ, कैसे जो हमारा यूनिवर्स है या जो ओरिजिनेट है वो कैसे हुआ। अब आता है हमारा कोई क्लोज नंबर 9। तो इसी तरीके से हमें इसके भी क्लोज के आंसर करने हैं। आई विल ऑलवेज द ट्रिप आई मेड टू द जू इन 1988। तो यानी ये पास्ट की बात कर रहा है, इसने हमें एक टाइम लाइन दिया। तो आई विल ऑलवेज, है ना। द ट्रिप आई मेड, अब ये कहाँ की ट्रिप की बात कर रहा है? ये ट्रिप की बात कर रहा है 1988 की। कौन सी ट्रिप की बात कर रहा है? ये जू की ट्रिप की बात कर रहा है। 1988 में जू की ट्रिप की बात कर रहा है। ट्रिप जू 1988। दैट then it was then that I missiles from one of my friend Peter who had along too before me before he met us at the zoo। अब देखिए ये किसकी बात कर रहा है? इट वॉज देन, वो तब था, दैट आई, ये जो होता है ना मिसिलिस,
ये बीमारी होती है। फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड, उसको एक फ्रेंड से लगा। पीटर हु हैड अलोंग टू, उसके साथ पीटर भी था। बिफोर ही मेट अस एट द जू से मिलने से पहले की बात हो रहा है। ही हैड गोन टू विजिट हिज कजिन्स हु वाज डैश फ्रॉम। अब ये क्या बात कर, जू में जाने से पहले वो अपने किसी कजिन से मिलने के लिए गया था जिसको ये बीमारी थी। द नेक्स्ट डे पीटर वॉज ऑफ अ सोर थ्रोट एंड अ बैड कोल्ड एंड हाई फीवर। तो ये जो बीमारी होती है ना, उसके सिम्टम्स बताएं। मेसल्स के सिम्टम्स क्या बताएं? सिम्टम्स मतलब लक्षण। लक्षण क्या बताएं? कि बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, हाई फीवर होगा, और जो गला है उसमें खटास आ जाएगी, या जो है खराश हो जाएगी। तो ये इसकी सिम्टम्स बताएं। तो अभी ये एक ट्रिप के बारे में बता रहा है, फिर उसके बारे में बता रहा है उसको वो बीमारी कहाँ से हुई, फिर अपने दोस्त पीटर के बारे में बात कर रहा है। वो उसके जू से मिलने से पहले वो कज़न के पास गया, वहाँ से उसको वो बीमारी हुई और उसको ऐसा कुछ सिम्टम्स आए। तो ये एक ओवरऑल हमारा क्लोज का जो है ये व्यू बन रहा है। अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। अब आगे, व्हेन ही वाज डायग्नोज्ड। अब देखो, डायग्नोज्ड का मतलब होता है जब आप चेक करवाते हो किसी भी डॉक्टर से, तो जब वो पूरा आपको चेक करता है तो उसको हम बोलते हैं डायग्नोज्ड हिंदी में। बाय अ डॉक्टर एज हैविंग मिजल्स, his parents rang me up to warn me that I had been to। अब यानी इसके वो क्या बात कर रहा है कि वो his parents rang me up to warn that। अब उसके पेरेंट्स ने जब उसको डायग्नोज करा तो उसे पता चला उसको बीमारी है, और उसके पेरेंट्स ने उसको कॉल किया। रैंग मी अप टू मतलब उसने उसको कॉल करा, एंड वार्न मी कि आपको भी हो सकती है। बाय द नेक्स्ट डे, अब अगले दिन की बात करें, आई वॉज ऑल्सो शोइंग और हैविंग द सेम सिम्टम्स। इसका मतलब क्या है कि उसको भी ऐसे सिम्टम्स हो रहे थे, शो हो रहे थे या थे उसके पास। तो यहाँ पर इन्होंने दोनों कर दिया, शो होना या हैविंग होना। द सेम सिम्टम्स, कौन से सिम्टम्स की बात कर रहा है वो? कोल्ड, सोर थ्रोट, हैवी फीवर। माई डॉक्टर, अब डॉक्टर ने क्या बोला? मी टू स्टे एट होम फॉर द नेक्स्ट 2 weeks। आई वॉज क्वाइट pleased with the doctor's instruction. I spent the time reading storybooks and to music and watching TVs। यानी वो घर पे रुका, उसने उसके इंस्ट्रक्शंस माने, और उसने अपना समय कहाँ बताया? रीडिंग बुक्स करने पे, म्यूजिक सुनने पे और टेलीविजन देखने पे। When I get bored, I would call up Peter, who has also had to spend had to spend 2 weeks at Bourne फॉर अ चैट। यानी वो उसको बता रहा है कि वो पीटर के लिए भी उसने कॉल करा, उससे बातचीत करने के लिए, जो स्पेंड कर रहा था अपना टाइम 2 हफ्तों के लिए। अनफॉर्चुनेटली द 2 weeks पास्ड टू थी क्विकली। यानी अब ये क्या बात कर रहा है कि जो 2 weeks हैं वो बहुत जल्दी पास हो गए हैं। टू थी क्विकली का मतलब है बहुत जल्दी। वैन वी टू स्कूल वी हैड टू वर्क ट्वाइस हार्ड टू विद अवर क्लासमेट्स, इट वॉज डेफिनेटली नॉट वर्थ हॉलीडे। तो अब जब उसने बोला कि जब हम स्कूल गए, व्हेन वी हैड टू वर्क, जब हम वर्क के लिए आए, ट्वाइस एज हार्ड, हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, राइट, इट वॉज नॉट डेफिनेटली नॉट वर्थ द हॉलीडे। तो वो बता रहे हैं कि ये एक वर्थफुल यानी एक अच्छा लाभकारी हॉलीडे नहीं रहा। तो यहाँ पर जो अब राइटर है, ये अपने जू की ट्रिप के बाद में जो उसको बीमारी हुई है उसके बारे में बता रहा है, और उस बीमारी के साथ उसने जिस तरीके से अपनी कंडीशंस रही हैं, किस तरीके से उसने समय को स्पेंड किया, ये उस बारे में बात कर रहा है। सो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो मीजल्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। मीजल्स क्या होता है? इसको हम हिंदी में खसरा भी बोलते हैं। तो इसमें कैसा होता है कि ठंड लग जाती है, हाई फीवर होता है। तो मीजल्स के बारे में बात हो रही है। तो अब हम देखते हैं क्या होता है हमारा। सबसे पहले होता है हमारे ऑप्शन बी रिमेंबर, रिमेंबरिंग, रिमेंबर और रिमेंबर्ड। अगर हम पैसेज पे आए तो क्या आएगा? आई विल ऑलवेज, मैं याद रखूंगा। रिमेंबर यानी याद रखूंगा। तो जब आई ऑलवेज विल रिमेंबरिंग, याद, रिमेंबर याद रखेंगे, आगे तक की बात हो रही है। आई ऑलवेज रिमेंबर, नॉट रिमेंबरिंग, इट्स आएगा आई ऑलवेज रिमेंबर। तो इसका सही आंसर होगा रिमेंबर। क्या? द ट्रिप आई मेड टू जू इन 1988। तो वो क्या याद रखेगा? वो ट्रिप जो उसने 1988 में जू की विजिट करी थी या की थी। इट वॉज देन दैट आई, अब उसको बता रहा है मिजल्स के साथ क्या था उसको, दैट आई caught या कैचिंग या कैच या विल कैच। तो देखिए अब ये किसकी बात कर रहा है? ये पास्ट की बात कर रहा है। तो पास्ट की बात कर रहा है तो विल कैच नहीं होगा, कैच भी नहीं होगा, ये प्रेजेंट के लिए होता है, और यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगा। आई कॉट,
क्या हुआ, ये कौन इसको पकड़ लिया? आई कॉट मिजल्स फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड, यानी वो बात कर रहा है कि मुझे मिजल्स बीमारी होगी, किससे? मेरे किसी दोस्त से। पीटर हु हैड, अब जो पीटर की बात कर रहा है जिससे हुई है वो है पीटर। पीपर हु हैड गोइंग, गो, वेंट और गोन। अब देखिए जब भी बात करेंगे हु हैड, वेंट कहाँ गया? हु हैड वेंट, हु हैड गोन। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर पार्ट थर्ड को देखते हैं। पीटर हु हैड अलोंग टू, तो थर्ड क्या कह रहा है? पीटर हु हैड अलोंग टू बिफोर ही मीट अस एट द जू, तो यानी पीटर की बात कर रहा है। हु हैड के साथ देखिए हैड आया है, हैड के साथ हम क्या यूज करेंगे? पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हु हैड गोन, क्या यूज होगा? हु हैड गोन। तो क्या सही वर्ड होगा? हु हैड गोन। कहां पर गया था पीटर? उनके साथ। हु हैड गोन अलोंग टू, यानी वो उनके साथ गया था, कहाँ के लिए? जू के लिए। बिफोर ही मेट अस एट द जू, जू से मिलने से पहले, उनसे मिलने से पहले जू में, ही हैड गोन टू विजिट, अब यहीं से आपको पता चल जाएगा, ही हैड गोन टू और यहाँ पर हु हैड, तो यहाँ पर आएगा गोन, राइट? गोन टू विजिट हिज कजन हु वॉज, अब जो आप उनका कजन है वो क्या कर रहा था? वो सफर कर रहा था, क्या कर रहा था? या फिर उसको हु वॉज रिमूव्ड, रिकवरिंग, रिकवर। अब वॉज के साथ जो आता है हमारा एक्टिव टेंस में, उसके साथ हमारा आता है वर्ब प्लस आईएनजी। तो हु वॉज रिकवरिंग, वो किससे रिकवरिंग कर रहा था? रिकवरिंग फ्रॉम मिजल, मिजल से कर रहा था वो रिकवरिंग, उसी के बारे में बात रही। हु वाज रिकवरिंग फ्रॉम मिजल्स द नेक्स्ट डे, पीटर वाज डैश ऑफ अ सोर थ्रोट एंड कोल्ड एंड हाई फीवर। तो देखिए वो एक पेशेंट से मिलने गया जो रिकवरिंग कर रहा था, तो नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे जो पीटर है उसको क्या कंप्लेनिंग हुआ, राइट? या एक्सप्लेन्ड हुआ या कंप्लेंट हुआ या कंप्लेन हुआ। तो जब भी अगर हम पास्ट की बात करें, कंप्लेनिंग नहीं होगा, कंप्लेन नहीं होगा, एक्सप्लेन नहीं करेगा। हु वाज कंप्लेंट, कंप्लेंट हुआ किसका? कंप्लेंट हुआ उसका, किससे? कि उसको किसकी कंप्लेनिंग हो रही है? आप बोलते हैं ना मुझे कुछ शिकायत हो रही है, किस चीज के लिए शिकायत हो रही है? कि गले में खराश है। हु वाज कंप्लेंट ऑफ अ सोर थ्रोट, अ बैड कोल्ड एंड हैविंग अ फीवर, यानी उसको कंप्लेंट हुआ, उसने शिकायत करी कि उसको बहुत ज्यादा सोर थ्रोट हो रहा है। व्हेन ही वाज डायग्नोज्ड, व्हेन ही वाज diagnosed by a doctor as having measles, his parents rang me up to warn me that I had been, अब उसको पेरेंट्स ने रैंक करा और बोला कि आपको भी हो सकती है। आई हैड बीन, अगर हम इसके आई हैड बीन एक्सपोज, एक्सपोजेबल, एक्सपोज्ड। अब देखिए आई हैड बीन, जब भी हम ये बात करेंगे आई हैड बीन के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी एक्सपोज्ड, यानी उसको वो उससे मिला। तो अब आपने देखा होगा कोविड 19 के टाइम भी एक्सपोज्ड होते थे लोग कोविड 19 के वायरस से, तो उनको भी वो वायरस हो जाता। तो यहाँ पर सही वर्ड होगा हमारा एक्सपोज्ड। तो क्या आएगा? आई हैड बीन exposed measles too. By the next day, I was also showing or having the same symptoms. My doctor, अब डॉक्टर क्या करेगा? एडवाइस करेगा या बताएगा। My doctor is advised या फिर एडवाइजिंग, एडवाइस, my doctor advised, पास्ट टेंस में उसके डॉक्टर ने एडवाइस की थी। क्या की थी? कि आपको घर पे रुकना है। टेक अ stay me to stay at home for the next 2 weeks. I was quite pleased with the doctor instruction. I spent the time reading storybooks or to music, listening music हो सकता है, listening to music and watching television. तो अब हम देखेंगे उसने किस में टाइम स्पेंड किया। Listen या listened या फिर listening to music, उसने गाने सुनने में अपना समय बताया, और किस में समय बताया उसने? वो टेलीविजन देखने में, एंड वॉचिंग टेलीविजन। देखिए तो जब भी एंड आता है ना, तो इसके साथ यहाँ पर जो दो वर्ड्स आते हैं, टू म्यूजिक और टेलीविजन, और इसके साथ यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो सेम रहेगा। तो एंड हमेशा अपने सेम फॉर्म ऑफ वर्ड को या सेम जो हमारे वर्ड्स हैं उनको कैरी करता है। व्हेन आई गॉट बोर्ड आई वुड कॉल अ पीटर, जब भी वो बोर हुआ उसने किसको कॉल करा? पीटर को। हु ऑल्सो हैड टू स्पेंड 2 weeks एट ब्रोन फॉर अ चैट। अब उसने कॉल क्यों करा? देखिए आई वुड कॉल अ पीटर, पीटर को कॉल करा। हु हैड ऑल्सो, हु
ऑल्सो हैड टू स्पेंड 2 weeks एट बोन फॉर अ चैट, यानी कॉल किसने करा था, पीटर को चैट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली द 2 weeks पास टू थी क्विकली वैन वी, अब कहाँ जा रहे हैं, वैन वी, अब जाएंगे स्कूल, सो वैन वी रिटर्न, और क्या होगा, रिटर्न्ड, पास्ट टेंस की बात करें तो सारा पास्ट में आएगा, व्हेन वी रिटर्न्ड टू स्कूल, अब स्कूल में आए तो स्कूल के बाद वो क्या बोल रहे थे, उन्हें काम करा तो उन्होंने बताया कि अच्छा नहीं है, वी हैड टू वर्क ट्वाइस हार्ड डैश विद आवर क्लासमेट्स, इट वाज डेफिनेटली नॉट वर्थ द हॉलीडे, तो यानी उनको मेहनत करना पड़ा। तो यहाँ पर अगर हम सही वर्ड ढूंढें तो कैचअप। अब देखिए जब आपका छूट जाता है सिलेबस तो आप क्या करते हो, कैच करते हो, तो अपने क्लासमेट को कैचअप करने के लिए, उनके साथ अपना पेस बनाने के लिए उन्हें डबल मेहनत करनी पड़ी। अगला आता है हमारा क्लोज 10, द रेड इंडियंस फॉर द अराइवल ऑफ द बाइसन, द बीस्ट विच कम ओनली वंस अ ईयर आर अ गुड सोर्स ऑफ मीट एंड हाइड। बीस्ट जो बाइसन होते हैं ना, तो अमेरिका में देखा होगा तो बाइसन वहाँ के एक, वहाँ का जो एनिमल है उसको कहते हैं, और रेड इंडियंस जो है वो अमेरिका के नेटिव पीपल हैं, नेटिव पीपल को, वहाँ के नेटिव पीपल को रेड इंडियंस कहते हैं। तो जो ये क्या बता रहे हैं, जो बाइसन है, द बीस्ट्स, बाइसन्स के बारे में बात हो रही है, विच कम वंस अ ईयर आर अ गुड सोर्स ऑफ मीट, और मीट और हाइड का वो गुड सोर्स थे। द रेड इंडियंस डैश टू सर्वाइव द कोल्ड बिटर विंटर, Tiki, the young boy, to look out for the herd's arrival every day. He dashed top of the hill to see if he could spot them on the vast horizon. Horizon का मतलब क्या होता है, जब आप किसी एक ऊंचाई पे खड़े हो जाएं और अपने चारों तरफ देखें तो आपको जब ऐसा लगता है कि जहाँ पर अर्थ और स्काई जो है मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं हॉरिजन। तो जितना आप ऊपर जाएंगे तो उतना आपका विजिबिलिटी स्पेस बढ़ेगा, हॉरिजन। वन नाइट वाइल ही द ग्राउंड शॉक एंड हिज बैग ऑफ एरोज फेल ऑफ फ्रॉम इट्स हुक ऑन द वॉल, तो यानी वो गिर गया, उसकी बात कर रहा है, और उसके जो कंधे पे बैग था, जो तीरों का बैग था, वो गिर गया। टिक्की ऑफ हिज विगवन एंड फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड, गस्ट ऑफ मीन मतलब एक हवा का जो झोंका होता है, बहुत तगड़ा झोंका, एंड डस्ट gush past him. Shouting excitedly, he ran to the other wigwams and woke up everyone. यानी उसको देख रहे हो, वो गस्ट का एक झोंका आ रहा है, डस्ट उड़े जा रही है, तो यानी ये किस एक्साइटेंट में, जो एक्साइटेडली है वो मतलब शाउट कर रहा है, तो यानी वो उनके अराइवल को बात कर रहा है। तो जब बहुत सारे जानवर झुंड में आते हैं, भागते हैं, तो धूल उड़ने लगती है ना, तो वो उसको बता रहा है। और वहां पर वो शॉक किस लिए लगा, क्योंकि उनके वाइब्रेशन से, उनके आने से थोड़ा सा जमीन में हलचल हुई, तो उनके वाइब्रेशन को लेके बता रहा है कि बाइसन्स आ गए। अ बिग फायर built off and red Indians danced around it, giving praises to their god who had at last their food and clothing of animal hide, यानी जो एनिमल जो क्लोथिंग है वो एनिमल हाइड की, मतलब उनके चमड़े की जो है वो अपनी क्लोथिंग बना लेंगे, यानी उससे ढक लेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो डांस करने लगे, भगवान को शुक्रिया करने लगे, और ये कब की बात हो रही है, ये आदिकाल की बात हो रही है जब ह्यूमंस हंटर्स थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल टू हंट डाउन द बीस्ट टू द वॉरियर्स टू हंट डाउन द बीस्ट विच वर ग्रेजिंग नियर द रिवर, तो उन्होंने उनको मार दिया, हंट किया अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए और अपने क्लोथिंग के लिए। ये है, यानी ये रेड इंडियंस उनकी डिपेंडेंसी बता रहा है बाइसन्स के ऊपर, वो किस तरीके से हंट करते हैं, उनका वेट करते हैं, कैसे उनको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारा पैसेज है, अब हमें देखना है। वर वेटेड, आर वेटेड, वर वेटिंग, इज वेटिंग। तो अब ये क्या कर रहे हैं ये लोग, अब ये लोग आप ये क्या कर रहे हैं ये इस वक्त, तो अगर आप इसको सही तरीके से देखेंगे, द रेड इंडियंस वेट कर रहे थे। अब ये पास्ट टेंस की बात हो रही है तो आर वेटिंग नहीं होगा, क्योंकि अब इस टाइम पे तो हमारा कोई भी ऐसा नहीं है, अभी ये जो टाइम है ये पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें हम पास्ट की ही बात करेंगे। अगर हम इसमें पास्ट की बात करें तो पास्ट की क्या बात होगी, तो अब हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं, इसमें कौन से हमारे सही ऑप्शंस हैं। वर वेटेड, आर वेटिंग, वर वेटिंग, तो रेड इंडियंस इंतजार कर रहे थे, किस चीज का इंतजार कर रहे थे, आर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ बाइसन, यानी बाइसन के आने का इंतजार कर रहे थे। बाइसन कौन है, जानवर। द बीस्ट्स, तो वो बहुत बड़े साइज होते हैं और उनके बहुत बड़े हॉर्न होते हैं, तो उनको बोला जा रहा है द बीस्ट विच कम
ओनली वंस अ ईयर, जो साल में एक बार आते हैं, आर अ गुड सोर्स ऑफ मीट एंड हाइड। द रेड इंडियंस डैश टू सर्वाइव द कोल्ड बिटर विंटर। तो रेड इंडियंस क्या थे, नीड देयर, अब क्या होता था उनके ऊपर, उनकी जरूरत होती थी, नीड देयर या नीडिंग दीज उनकी जरूरत होती थी, किस लिए, या नीडेड दीज, तो उनको अभी बता रहा है, उनकी डिपेंडेंसी बता रहा है कि उनकी जरूरत होती थी, नीडिंग दीज टू सर्वाइव, उनकी दीज मतलब इन एनिमल्स की, टू सर्वाइव द कोल्ड एंड विंटर, यानी उनकी उन्हें जरूरत हुआ करती थी उनकी विंटर और कोल्ड को सर्वाइव करने के लिए। वॉज चूज इज चूज, यानी वॉज चूजन चूज। और यहाँ पर ये स्पेलिंग के लिए भी देख दिया है कि अगर मान लीजिए किसी को स्पेलिंग ही नहीं आती तो वो गलत कर दे, तो अब हमें इसमें देखना है कि हमारे इसमें सबसे पहले क्या आएगा। टिकी द यंग बॉय, अब जो टिकी था द यंग बॉय, वो टू लुक आउट फॉर द हर्ड्स अराइवल, यानी उसको चूज करा गया होगा कि जो टिकी है वो बताएगा कि हर्ड आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनके अराइवल के बारे में सबसे पहले जो ट्राइब्स है उनको संकेत देगा। तो जब भी अगर हम इसकी बात करेंगे तो कौन सा वर्ड आएगा, द टिकी वॉज चूजन, टिक्की को चुना गया, क्योंकि इसको कोई और चुना जा रहा है तो इसलिए आएगा वॉज चूजन। तो सही सेंटेंस होगा इसमें वॉज चूजन, क्योंकि ये काम किसी और के द्वारा करा गया है। तो द यंग बॉय वॉज चूजन टू लुक आउट फॉर द हर्ड्स अराइवल एवरी डे, ही टॉप ऑफ द हिल टू सी इफ ही कुड स्पॉट देम ऑन द वास्ट हॉरिजन। तो यानी वो क्या करता था, हर दिन हिल के ऊपर ही विल बी रनिंग, ही वुड रनिंग, और ही विल रनिंग, तो वो क्या करता था, वो हर दिन वहां जाता था, ही वुड रन टॉप ऑफ द हिल, वहां जाता होगा और देखता होगा कि आए हैं या नहीं आए, तो यहाँ पर आएगा वुड रन। अब हम अगला देखते हैं अपना 5। वन नाइट वाइल ही द ग्राउंड शॉक, अब वो वहां पर होगा, एंड हिज बैग ऑफ एरोज फेल ऑफ फ्रॉम इट्स हुक ऑन द वॉल, यानी वॉल से वहां पर उसका जो बैग है जो तीरों से है वो गिर गया, क्योंकि ग्राउंड जो है हिलने लगा। अब क्या बात हो रही है, अगर हम इसको 5 को देखें तो वन डे ही वॉज अस्लीप वर स्लेप्ट, तो वर नहीं होगा क्योंकि एक सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, इज नहीं आएगा, वॉज स्लीपिंग नहीं होगा, और क्या इसमें हम यूज करेंगे, ही वॉज अस्लीप, राइट, ही वॉज अस्लीप द ग्राउंड शॉक एंड हिज बैग ऑफ एरोज, यानी ग्राउंड शॉक हुआ एंड द ग्राउंड शॉक। अब जो ग्राउंड है देखिए शॉक हुआ वो वायलेंट या वायलेंटली या वायलेट तो नहीं होगा, वायलेंस नहीं आएगा, तो हमें देखना वायलेंट होगा या फिर वायलेंटली होगा। तो ये ग्राउंड शॉक मतलब वर्ब हो रही है तो वर्ब को एडवर्ब डिफाइन करेगा, वायलेंटली यानी बहुत, मतलब जैसे भूकंप आता है इस तरीके से जो ग्राउंड है वो शॉक किया। तो जब वो ग्राउंड शॉक किया, वायलेंटली शॉक वायलेंटली, एंड हिज बैग ऑफ एरोज फेल ऑफ फ्रॉम इट्स हुक ऑन द वॉल, टिकी ऑफ हिज वेगवन, एंड अब जो टिकी के बारे में बता रहा है, टिकी ऑफ हिज रश्ड आउट या रश इन या रशिंग आउट या रश आउट, तो एकदम तेजी से जब हम बाहर निकलने के लिए बोलते हैं रश्ड आउट, एकदम एकदम भाग के देखना क्या हुआ। मान लीजिए कोई घटना हो गई, आप सड़क पे जा रहे हो तो आप एकदम भाग के देखते हो कि क्या हो गया, रश्ड आउट, तो यहाँ पर सही वर्ड आएगा रश्ड आउट ऑफ हिज वेगन एंड फेल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड एंड डस्ट गश पास्ट हिम शाउटिंग एक्साइटेड ही रन। अब देखिए बहुत सारा झुंड उसके उधर से गया, पास होके जा रहा है, तो उसको दिख रहा है कि बहुत सारी धूल आंधी भरी है एकदम है, तो यानी कोई बहुत सारे जानवर एक साथ आ रहे हैं, तो वो एक्साइटेडली चिल्ला कि बाइसन्स आ गए। ही ran to the other wagons and woke up everyone, तो यानी wagons का मतलब होता है कि जहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं तो वो हर एक को जगह जगह जाके बता रहा है। अ बिग फायर, अब फायर को क्या गया, जलाया गया होगा, सेलिब्रेट करें। अ बिग फायर वॉज इमीडिएटली, एक जो बिग फायर वॉज, वर नहीं आएगा, वॉज इमीडिएटली, अब क्या करा गया, वॉज इमीडिएटली बिल्ट ऑफ, यानी उसको जलाया गया, एंड रेड इंडियंस डांस्ड अराउंड इट, और चारों तरफ रेड इंडियंस घूमे, गिविंग प्रेजेस टू देयर गॉड हु हैड एट लास्ट, यानी उनको खाने के लिए भेज दिया, एट लास्ट देयर फूड, यानी गॉड क्या बोल रहे हैं, सेंट, अब वो एट लास्ट सेंट यानी उनके लिए खाना भेजा है गॉड ने, तो सेंट दैम यानी उनको भेज दिया, फॉर देयर फूड यानी बाइसेंस को भेज दिया, सेंट दैम their food and clothing of animal hide. The next morning, all to hunt down the beast to the warriors. Dash to hunt down the beast which were grazing near the river. तो यानी अब लास्ट में उन्होंने क्या करा, उन्होंने
उनको हंट किया। तो वर असाइन, ऑल वॉरियर्स को क्या करा गया, असाइंड करा गया, या फिर असाइन कर रहे थे, या इज असाइंड किया गया, या वॉज असाइनिंग। तो सही वर्ड आएगा, वॉरियर से हमारा कैपिटल है तो वॉज और इज तो पहले कटेंगे। वर असाइनिंग नहीं, ये जो काम है ये हो चुका है, राइट। ये उस पर्टिकुलर टाइम की नहीं बता रहे, ये बता रहे कि उनको असाइंड कर दिया गया था और उन्होंने हंट किया था, तो यहाँ पर वर असाइनिंग। तो इसमें जो है हमारा ग्रामर का टेस्ट किया गया है, और इसमें हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर बात करनी थी, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को लेकर हमसे इसमें ज्यादा पूछा गया। तो अगले पार्ट में मिलते हैं इसके। थैंक यू।